नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चमरपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक दिया है। इसको लेकर भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र भी लिख दिया है। यानी अब इस संधि के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा और ना ही इससे जुड़ी किसी बैठक में हिस्सा लेगा। भारत के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का ज्ञान दिया है। आखिर क्या है सिंधु नदी समझौता और इस समझौते पर रोक से पाकिस्तान कैसे हो जाएगा बूंद बूंद के लिए मोहताज, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. आतंक के आकाओं को, दहशत गर्दों के रहनुमाओं को, नापाक इरादों वाले कायर पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए भारत सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम ऐलान था 1960 के उस सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना जो भिखमंगे पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इस ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान में अफरा तफरी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। आखिर क्या है सिंधु जल समझौता जिस पर रोक से पाकिस्तान बिलबिला गया है? ये समझने से पहले आपको सिंधु नदी प्रणाली के बारे में समझना चाहिए। दरअसल सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोचारचू ग्लेशियर से होता है। लद्दाख और ड्रास्कर रेंज के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद ये लद्दाख और बाल्टिस्तान के माध्यम से गुजरती है और दार्दिस्तान क्षेत्र में चिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है और पंचनद से जाकर मिलती है जो कि मिठनकोट के ऊपर है। ये पंचनद नाम पंजाब की 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम के लिए लिया जाता है और ये वही 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी के साथ मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते का आधार हैं। अब आइए जानते हैं कि सिंधु नदी समझौते का इतिहास आखिर क्या है। ब्रिटिश राज में सिंधु नदी घाटी पर नहर का निर्माण कराया गया था। वहीं बंटवारे के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पंजाब भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिला। सिंधु नदी घाटी को भी बांटा गया लेकिन इसके पानी के लिए पाकिस्तान भारत पर निर्भर था। पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियर्स के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ था। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया और पाक की जमीन पर हालात खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए। इनमें से एक था कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। हालांकि बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनली वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख विश्व बैंक के प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बैठकें करीब 1 दशक तक चलती रहीं और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदी बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था। इस संधि में दोनों देशों के बीच बातचीत करने और साइट के मुआयने आदि का प्रावधान भी था। इसी संधि में सिंधु आयोग की स्थापना भी हुई। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था।
संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है। इसमें यह भी कहा गया था कि जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होंगी। बैठकों में भी अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों को सरकारों को मिलकर इसे सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान रखा गया है। तो सिंधु नदी समझौता जो एक तरीके से पाकिस्तान का जीवन है, पाकिस्तान की लाइफलाइन है, पाकिस्तान के किसानों की कमर टूट जाएगी अगर सिंधु का पानी भारत ने रोक लिया। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है, गीदड़ भभकिया दे रहा है। सिंधु नदी समझौते पर रोक का पाकिस्तान पर कितना असर होगा और कैसे गेहूं, चावल, दाल के लिए तरसता और गिड़गिड़ाता पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरस जाएगा, आइए समझते हैं। तो ये ग्राफिक्स देखिए और समझिए किस तरीके से पाकिस्तान की जो आबादी है वो पानी के लिए पूरी तरीके से सिंधु नदी पर और उसकी 4 सहायिका नदियों पर निर्भर है। सिंधु और सहायक नदियों के पानी का 90% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान अपनी सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करता है। वहीं पाकिस्तान की 80% जो खेती है और खेती लायक जो भूमि है वो भी सिंधु नदी के पानी से ही सिंचित होती है। इसके अलावा खाद्य उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है, जिससे पाकिस्तान जो पहले ही भुखमरी के कगार पर है उसमें और अधिक भुखमरी जो है वो बढ़ सकती है। पाकिस्तान की शहरी वाटर सप्लाई भी इसकी वजह से ठप हो जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी। वहीं बिजली उत्पादन की बात की जाए तो इसके भी ठप होने की आशंका जताई जा रही है और इससे पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैक आउट का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं पाकिस्तान के जो प्रमुख शहर हैं कराची, लाहौर, मुल्तान, ये भी सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स भी इन नदियों के सहारे ही चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी अगर भारत ने सिंधु का पानी रोक लिया। ये जो समझौता है ये 1960 में साइन किया गया था और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार बताते चले कि वॉर भी हुए, लेकिन भारत सरकार ने इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीका का एक्शन जो है वो पहली बार लिया है। चाहे 1965 के जंग की बात की जाए, 1971 के युद्ध की बात की जाए या फिर 1999 के करगिल वॉर की, इसके बाद भी पाकिस्तान पर इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कभी नहीं देखने को मिली थी। लेकिन आज भारत सरकार के एक्शन के बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, इस फैसले को गैर कानूनी बता रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने शिमला समझौते से भी हटने की गीदड़ भभकी दे दी है। तो आइए समझते हैं कि ये शिमला समझौता क्या है और इसके क्या मायने हैं। दरअसल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट यानी शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत पाकिस्तान के बीच जो भविष्य के मसले होंगे इनको सुलझाने को लेकर यह पूरा समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत अगर दोनों देशों के बीच कोई भी विवाद होता है तो एलओसी को पार किए बिना उस विवाद का निस्तारण करना होगा और इसके साथ ही दोनों देशों के मसले में कोई भी दूसरा देश जो है वो दखल नहीं देगा। शिमला समझौते के तहत ये हस्ताक्षर किए गए थे दोनों देशों के द्वारा 1971 में, जब बांग्लादेश वॉर के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ। इसके बाद ये हस्ताक्षर किए गए थे, ये समझौता साइन किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से गीदड़ भभकी देने पर उतारू हो गया है और भारत से कह रहा है कि जो शिमला समझौता है उससे हम हट जाएंगे। वहीं अब समझते हैं कि अगर ये समझौता रद्द हुआ तो उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर कितना होगा। अगर ये समझौता खत्म हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का खत्म हो जाएगा अस्तित्व। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मसलों में अन्य देशों का दखल भी देखने को मिल सकता है। वहीं कश्मीर मुद्दे की अगर बात की जाए तो इसका वैश्वीकरण कर पाएगा पाकिस्तान और दोनों देशों के बीच एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति भी होगी। ऐसे में जो विवाद है वो और अधिक गहरा सकता है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार ने कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और सिंधु नदी का जो समझौता था उस पर रोक लगा दी। इसके बाद से पाकिस्तान जो है वो लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है, शिमला समझौते से पीछे हटने की बात कह रहा है और इसका क्या असर होगा ये हम आपको बता रहे हैं। बताते चले
सिंधु नदी जो है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और सिंधु नदी समझौता जो है 14 सितंबर 1960 का वो दिन था जब इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायिका नदियां हैं, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी सहायिकाएं हैं सिंधु नदी की और इन्हीं नदियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों देशों के बीच में हुआ था। इनमें से झेलम, चेनाब की अगर बात की जाए सिंधु के साथ तो ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में थी। वहीं रावी, व्यास, सतलुज जो है वो पूर्वी नदियां थी और ये भारत के अधिकार क्षेत्र में थी। वहीं आपको बताते चले कि जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र की नदियां हैं इनमें भारत का भी सीमित तौर पर अधिकार है। ये पश्चिमी नदियां देखिए, सिंधु, झेलम, चेनाब, जिसमें भारत कृषि या बिजली के उत्पादन के लिए इनका सीमित तौर पर प्रयोग कर सकता है। हालांकि अगर पूर्वी नदियों की बात की जाए जो कि है सतलुज, ब्यास और रावी, पाकिस्तान के इस्तेमाल का इस पर कोई अधिकार नहीं है। अगर पाकिस्तान इन नदियों के जल का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पूरा समझौता हुआ था 1960 में और अब भारत सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है, रोक लगा दी है। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ देश की जनता जानना चाह रही है कि सरकार की आगे क्या तैयारी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर क्रोनोलॉजी समझी जाए, जब जब ऐसी आतंकी वारदातें हुई हैं तो उसके बाद मोदी सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और उसके बाद ही एक्शन लिया गया है। ये देखिए तस्वीर, उरी हमले की तस्वीर 18 सितंबर 2016 को जब यह हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी चेतावनी दी थी 24 सितंबर 2016 को और यह कहा था कि आतंकियों को खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और ये सच साबित हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली उसके कुछ ही दिनों के बाद 28 और 29 सितंबर 2016 को जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए मोदी सरकार ने बदला लिया था आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, पुलवामा अटैक जिसमें देश ने 40 जवानों को खोया था अपने, 14 फरवरी 2019 की ये तस्वीर। इसके बाद 16 फरवरी 2019 की वो तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि जिन्होंने भी इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे और वही सच साबित हुआ। 26 फरवरी 2019 का वो दिन जब एयर स्ट्राइक की भारत ने पाकिस्तान के ऊपर। कहीं ना कहीं अब ये जो क्रोनोलॉजी है ये जुड़ रही है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब कब होगा स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल 2025 की तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी काले अध्याय के तौर पर। लेकिन इसके बाद 24 अप्रैल 2025 को बिहार की धरती से नरेंद्र मोदी ने कड़ी चेतावनी दी आतंकवादियों को एक बार फिर से। और अब सवाल यही है कि इस चेतावनी का जो असर है वो कब देखने को मिलेगा और पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भारत सरकार की तरफ से एक और स्ट्राइक होगी और एक बार फिर से आतंकी जो हैं उनको उनकी असल जगह जहन्नुम में भारत सरकार जरूर पहुंचाएगी। वहीं पहलगाम हमले के बाद से लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लोग आज काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते नजर आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए, आतंक को नेस्तनाबूद करने की सरकार से मांग की। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर, बुलंदशहर, दिल्ली और लखनऊ की ये तस्वीरें जहां आतंक का पुतला फूंका गया, आतंकवाद का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आए। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद की ये तस्वीर देखिए, तिरंगा हाथ में लहराते हुए काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार से मांग की। पाकिस्तान को उसकी असल औकात दिखाने की सरकार से मांग की गई। वहीं तीसरी तस्वीर लखनऊ की जहां जुम्मे की नमाज के दिन आज मुसलमान समुदाय के लोग सड़क पर नजर आए। आतंकवाद के विरोध में यह प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। आज पहलगाम हमले के बाद पहली जुम्मे की नमाज थी और इससे पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यह अपील की थी कि आज काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जाएगी
और इस आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया जाएगा, निंदा की जाएगी। साथ ही साथ पूरा देश जो है गम के साथ गुस्से में भी नजर आ रहा है, आक्रोशित है देश, और पूरे देश की एक सुर में एक ही मांग है कि पाकिस्तान को उसकी असल औकात जो है वो भारत सरकार दिखाए। ये वक्त आ चुका है कि आतंकियों को जहन्नुम भेजा जाए। ये पूरी इंसानियत को शर्मसार करने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है इस पर भारत सरकार को बड़े से बड़ा कड़ा फैसला लेना चाहिए। इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठा होकर इस आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा, ये जानबूझकर इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सब एक हैं और एक हैं। हमला हुआ है, पर्यटक सरकार के भरोसे गए थे, सरकार पे विश्वास और भरोसा करके गए थे, ये फेल्योर हुआ है, गवर्नमेंट ने माना है, लेकिन अब जो गलती हुई है, लेकिन आगे कैसे आतंकवाद का सफाया कर सके, कैसे हम पीड़ित परिवार को न्याय दिला सके, कैसे हम उन आतंकवादियों को सजा दे सके, उस पर विचार करना चाहिए और बड़े से बड़े कदम उठा करके ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे आतंकवाद को नस्ल नाबूद कर देना चाहिए सरकार। हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने साजिश की है और इसके सख्तरीन कंडेम करते हैं इसको, और यहाँ हमेशा हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई रहे। और कुछ कश्मीरियों ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाकर पाकिस्तान की साजिश को शिकस्त दे दी है और षड्यंत्र को शिकस्त दे दी है। हिंदू मुस्लिम हमेशा यहाँ एक होकर रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे और पाकिस्तान की हर सिलसिले जो है ताकत बना देंगे। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से लगातार देश भर आक्रोश में नजर आ रहा है। एक तरफ जहां 26 लोगों को खोने का गम है देश को, वहीं दूसरी तरफ लोग आक्रोशित हैं। और वहीं इस हमले के बाद से सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए हैं ये भी देखिए ग्राफिक्स के जरिए। 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, ये पहला एक्शन सरकार का। इसके अलावा बताते चले कि मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया है सेना ने। पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है। दुश्मनों के जो अड्डे हैं वो भी खोज लिए गए हैं। 42 ठिकाने चिन्हित किए गए हैं और युद्धाभ्यास का नाम जो है, जो वायुसेना का युद्धाभ्यास है, आक्रमण नाम दिया गया है इसको। मुठभेड़ के बाद एक दुश्मन को ढेर किया गया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। आदिल जो कि इस आतंकवादी था, इस पूरी वारदात में उसका नाम सामने आया था, उसका घर जो है, उसका ठिकाना, उसको सेना ने उड़ा दिया है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरत ने मोर्चा संभाला है। वायुसेना का युद्धाभ्यास भी जारी है और जो भी मददगार थे उनके घर पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। खूंखार आतंकी अल्ताफ लाली को ढेर कर दिया है सेना ने। लगातार सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी ने इस वारदात को अंजाम दिया, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद लगातार सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, कड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए, सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है, उस पर सरकार ने रोक लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये जो समझौता है वो किन मायनों में खास है। देखिए अदिति, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जी, वही सिंधु समझौते की अगर हम बात करें तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये बहुत लॉन्ग टर्म का इफेक्ट देने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ हमारा यह समझौता कई दशकों से था और तमाम उतार चढ़ाव भरे रिश्तों के बाद भी हमने समझौते को तोड़ने की कोशिश नहीं करी थी। उसके पीछे कारण यह था कि भारत अपने आप को ये मान के चल रहा था कि पाकिस्तान जैसा देश एक न एक दिन तो सुधार करके ही आएगा, सुधर जाएगा, परेशानियां क्रिएट करना बंद कर देगा। लेकिन अब पानी स्तर के ऊपर जा चुका था। तो ये एक ऐसा हथियार है, ये सिंधु समझौते से हटना, अबेंस करना, वो एक ऐसा हथियार है जिसकी गूंज पाकिस्तान में आने वाले सैकड़ों वर्षों तक दिखाई दी। देखिए, इमीडिएटली पानी नहीं बंद होने जा रहा है, सबको पता है, इतना आसान नहीं है। वहां पर
बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, डैम बनाने पड़ेंगे, कई सारी नहरें बनानी पड़ेंगी, तब जाकर के सिंधु दरिया का पानी हमें इंडिया की तरफ मोड़ने में सफलता मिलेगी। और हम ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है कि साहब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम भारत के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया इस समय भारत के पीछे खड़ी है और दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है। तो भारत की बात सुनी जाएगी और भारत इस समझौते से अलग हट करके भारत ने ये दर्शा दिया है कि अब पाकिस्तान को हम बख्शने के दूर में नहीं है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का इफेक्ट देने वाला पाकिस्तान को। फौरी जरूरत ये थी कि हम लगातार मुठभेड़ से उन आतंकवादियों को चिन्हित करें, उनको मारें, उनको गिराएं, उनके घरों को नष्ट करें, और जहां पे आतंकवादी आए हैं, जो इनकी बैकबोन है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI, उनके ठिकानों पर हम अटैक करें। तो दूसरा स्टेज में भी हम आ चुके हैं, हम आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। लेकिन बदला सिर्फ इनकी मौत से नहीं होगा, बदला उस पर्टिकुलर गिरहबान को पकड़ने से होगा जहां से ये आतंकवादी आए थे, और वो है पाकिस्तान की आर्मी, ISI, वहां के इंस्टॉलेशन। तो वो हमारा बिल्कुल अनुपम जी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इतना बौखला गया है कि गीदड़ भभकियां दे रहा है कि शिमला समझौता जो है उससे पीछे हट जाएंगे। आपसे समझना चाहेंगे पहले तो शिमला समझौता के बारे में, जिस पर जो हस्ताक्षर है 1972 में किए गए थे, 1971 की जंग के बाद। देखिए, ये पाकिस्तान ने अपनी खुद ही किरकिरी करवा रखी है। शिमला समझौता से अगर किसी को फायदा था तो वो पाकिस्तान को था, और अगर पाकिस्तान उससे अपने आप को हटा रहा है तो इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है। और इस बात को आप मानिए, आज नहीं तो कल पाकिस्तान उसको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये घोषणा बदले की भावना में आकर कर तो दी है, लेकिन जब वो इसको समझेंगे तो ये पाएंगे कि शिमला समझौता जो है हटने का मतलब है कि जो LOC है कश्मीर के अंदर, वो LOC का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब भारत जब चाहे तब LOC के पार जा सकता है। एक तरफ उन्होंने अथराइज कर दिया भारत को कि भारत की सेनाएं जाएं POJ को अपने कब्जे में वापस ले लें, क्योंकि अब LOC नहीं दी गई है, शिमला समझौता खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी शिमला समझौते से हटने की। दूसरी चीज, शिमला समझौते के तहत 93,000 युद्धबंदियों को भारत ने पाकिस्तान को दिया था। तो पाकिस्तान से हम उन 93,000 को फिर वापस मांगेंगे, क्योंकि हमारी वो प्रॉपर्टी है। हमने उनको POW बनाया हुआ था, वो हमारी प्रॉपर्टी हमने पाकिस्तान को दे दिया था। पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान अपनी जमीन खोएगा, अपने इंसान खोएगा शिमला समझौते से अगर हटता है तो। और इस बात की अकल पाकिस्तान को देर सवेर आ ही जाएगी कि उससे बहुत आत्मघाती कदम उठा लिया है। तो शिमला समझौता निश्चित तौर पर उससे पाकिस्तान अगर हटेगा तब भी भारत को ही फायदा होगा। और पाकिस्तान इस तरह के मोर्चापूर्ण हरकतें करने पर इस समय आमादा है। ये पता चलता है कितनी घबराहट है उनके अंदर, कितनी असमंजस वाली स्थिति आ चुकी है। अनुपम जी, वहीं अगर सर्वदलीय बैठक की बात की जाए जो कल देर शाम संपन्न हुई, उसके बाद कई राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आई थी, देखने को मिली थी। और सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष का था वो यही था कि सिंधु जल समझौता जिस पर रोक की बात की जा रही है, उसका जो वाटर है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाएंगी, क्योंकि ये जो रोक है ये अभी फिलहाल स्थगित की गई है सिंधु जल समझौते को, लेकिन फाइनल ब्रेक नहीं लगाया गया है। देखिए, भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है, भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम सिंधु जल समझौते को रद्द कर रहे हैं। हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक को हमने गारंटी दे रखी थी। तो हम रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इससे अपने आप को एब्सेंट कर रहे हैं, हम स्थगित कर रहे हैं। तो स्थगित करने का मतलब ये है कि रद्द कर रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल ऑफिशियली हम ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि हमने रद्द कर दिया। तो स्थगित हो रही है, ठीक है, कई साल तक स्थगित रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएंगी। तो विपक्ष का जो प्रश्न उठा रहा होगा, जो मुझे लगता है, मैंने वो कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन जो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, विपक्ष ये कहना चाह रहा होगा कि साहब आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, आप स्थगित कब तक रखेंगे, और अगर स्थगित रखेंगे और फाइनली अगर हमको रद्द ही करना है तो हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, वहां पर डैम बनाने शुरू करने पड़ेंगे, वहां पर बहुत सारी चीजें लानी पड़ेंगी। और तीसरी चीज, कहीं ऐसा ना हो जिससे कि अभी हमने स्थगित करी और बाद में हम वापस अपनी बात पे पलट जाए। हालांकि सरकार ने उनको इंश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार से और विपक्ष के साथ बैठने से एक यही बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जो भी अंदेशे होते हैं उनको दूर कर लिया जाता है। तो एक बहुत अच्छा कदम मैं इसको मानता हूँ कि सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाती है, उनसे बातें करती है, अपोजिशन के सवालों को लेती है, और उसके बाद एक आम सहमति से एक निर्णय लिया जाता है। और ये एक बहुत अच्छी रस्म है, हमेशा से हिंदुस्तान में ऐसा ही होता रहा है। अनुपम जी, वहीं अगर देखा जाए मोदी सरकार के दौरान जब भी आतंक के हमले हुए, इस तरीके की कायराना वारदातों को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान से ही आतंकी आए, और उसके बाद जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक्शन लिया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, एयर स्ट्राइक की बात की जाए, पुलवामा हमले के बाद, अब देश का यही सवाल है कि अगली स्ट्राइक कब होगी। क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया, आतंकियों को टारगेट किया और आतंकियों को साफ तौर पर संदेश दिया कि जमीन के किसी भी कोने में छुपे होंगे, हम खोज के निकाल लाएंगे। ये कब तक माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो है अब अगली स्ट्राइक की जाएगी?
देखिए, सरकार को ये बात तो समझ में आ गई है। सरकार स्ट्राइक पहले भी कर चुकी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार अब ये मानती है कि बालाकोट जैसे स्ट्राइक करने से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए आतंकवादियों के लॉन्च पैड खत्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर से वो लोग 1-2 साल बाद फिर से अपने आप को जागरूक कर लेंगे और फिर से वही चीजें शुरू हो जाएंगी। सरकार इस बार कुछ अलग सोच रही है, और ये जो हमले होंगे इस बार तो मुझे लगता है कि लॉन्च पैड से तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी कुछ नए इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जा सकता है। तो सरकार इसके ऊपर बहुत संजीदा है। लेकिन अब देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं, हमको 3-4 चीजें देखनी पड़ेगी। पहली चीज तो इस तरह के हमले करने का मतलब है आपको चीजों फोर्सेस को अलर्ट करना पड़ेगा, उनकी सप्लाई लाइन को दुरुस्त करना पड़ेगा, और ये सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि अगर हम लॉन्ग टर्म में युद्ध में जाते हैं तो फिर उस समय हमें किसी चीज की कमी ना पड़े। तो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा जाएगा, उसमें पैसे की व्यवस्था कहाँ पे होगी, क्योंकि देखिए वॉर जो है बहुत कॉस्टली अफेयर्स होते हैं, और वॉर करने अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए हमें पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे। हमको विश्व पटल पर भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी। हमको तमाम देशों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर हम वॉर पर जा रहे हैं तो हम किस वजह से जा रहे हैं, और उनको अपने पक्ष में करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिपरकशन बहुत ज्यादा होते हैं। ये बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो इसके लिए भारत सरकार। अनुपम जी, ये भी कहा जा रहा है कि सेना में जो जवान है उनकी भी कमी है। भारत के पास 1,80,000 वैकेंसीज जो हैं वो अभी पड़ी हुई हैं। हाँ, ये एक चीज है जिसके ऊपर सरकार को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद से जो आर्मी की भर्तियां थी, एयरफोर्स की भर्तियां थी, उनमें काफी कमी आई है। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, और एक कारण अग्निवीर वाला भी था। लोगों को अब सेना में जाना उतना फाइनेंशियली अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है शायद, इस वजह से लोग अब कम उसकी तरफ लालायित हो रहे हैं। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा इन सब चीजों के प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, और क्या हम कैसे लोगों को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए। आपको अगर लड़ाइयां लड़नी है तो आपको मैन पावर चाहिए, आपको संसाधन चाहिए, आपको हवाई जहाज चाहिए, शिप चाहिए, सब कुछ चाहिए। मशीनें चाहिए, और मशीनों के पीछे लगने वाले हाथ चाहिए। तो सब कुछ चाहिए, और सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी। बिल्कुल अनुपम जी, और जिस तरीके से ये हमला हुआ, कहीं ना कहीं इसमें चूक भी देखने को मिली भारत सरकार की तरफ से भी। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फेल्योर भी साबित होता नजर आ रहा है, और कल सर्वदलीय बैठक में सरकार ने ये माना भी है कि चूक हुई है। निश्चित तौर पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमसे कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, और गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई छोटा नहीं होता। भारत सरकार ने अगर गलतियां एक्सेप्ट करी हैं तो इसका सीधा मतलब है कि अब वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। जो भी फेलियर थे, जो भी लूप होल्स थे, उन सबको कवर किया जाएगा, और ये निश्चित है। क्योंकि देखिए, साफ साफ समझ में आ रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट था, ये था कि पहलगाम या उसके आसपास कहीं बड़ी वारदात हो सकती है। वो वारदात किस तरह की होगी, कैसी होगी, कितने आतंकवादी आएंगे, या लोन वोल्ट अटैक होगा, ये नहीं पता था। और इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस जो है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि अगली बार जब इन्फॉर्मेशन आए तो सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंचे और सटीक इन्फॉर्मेशन हो, ताकि हम उसके ऊपर समय रहते कार्रवाइयां कर सकते हैं। देखिए, कितना अच्छा होता है इन आतंकवादियों को हमला करने से पहले ही पकड़ लिया गया होता। कितना अच्छा होता है इस पर्टिकुलर इलाके में सिक्योरिटी पहले से ही रहती। बहुत सारी चीजें हैं, इनके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट कहाँ से मिला, कौन थे वो लोग जो अभी भी अपने घरों में छुपे हुए हैं, इनको सपोर्ट दे करके। सरकार को उनको भी उनकी जड़ों से बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि लोकल सपोर्ट कहां से मिला, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से इस हमले को वारदात दिया आतंकियों ने, 26 लोग जो मारे गए वो वापस लौट के नहीं आएंगे। अब सरकार कितनी भी कार्रवाई कर ले, लेकिन जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया, उनका जो दर्द है उसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए बेहद मुश्किल है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। बताते चले, सिंधु नदी समझौते को लेकर आज जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह, और इसके अलावा अमित शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की राज्य के, और उन्हें ये निर्देश दिए कि जो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स, पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लगातार सरकार का एक्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय हैं वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का जो अगला प्लान है, अगला एक्शन है, वो कब लिया जाता है और कब कश्मीर भारत का अभिन्न भाग बन जाता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।